हे गाइस, वेलकम टू योर स्टडी अड्डा। आज मैं इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि सिटीजनशिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दी गई है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब पार्ट 2 कहाँ से कहाँ तक आता है, कौन से कितने से कितने आर्टिकल तक आता है, तो ये आता है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं जो सिटीजनशिप के बारे में बोलता है। ये आर्टिकल है, इट प्रोवाइडेड फॉर सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस आर्टिकल के तहत उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम इंडिया में रह रहे थे या उसके बाद रह रहे थे। अब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये 26 जनवरी 1950, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया में रह रहे थे और 26 जनवरी 1950 में रहे, उन लोगों को इंडियन सिटीज़न कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब इसी कुछ शर्तें हैं इस आर्टिकल की। पहला आर्टिकल है, पहली शर्त है जो कहती पहली शर्त कहती है ऑल दोज डोमिसाइल्ड एंड बोर्न इन इंडिया वर गिवन सिटीजनशिप। मतलब जिनका इंडिया का डोमिसाइल है और जो इंडिया में पैदा हुए हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। अब डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल एक तरह का परमानेंट होम होता है। जहाँ आपको परमानेंट होम होगा जिस स्टेट में या जिस जगह पर, वही आपका क्या कहते हैं, डोमिसाइल होगा। दूसरी शर्त है इवन दोज हु वर डोमिसाइल्ड बट नॉट बॉर्न इन इंडिया। देखिए इसको आधा आधा करके समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उन लोगों का जिनका डोमिसाइल तो है मगर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। लेट्स सपोज ये बच्चा, इसका इंडिया में घर तो है, ठीक है, मगर ये इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ। ही वॉज नॉट बॉर्न इन इंडिया। बट आगे देखते हैं, आगे क्या कह रही है शर्त। आगे कह रही है बट आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। मतलब इस बच्चे के कोई भी पेरेंट्स, या तो ये पेरेंट्स या आइदर ये वाला, ये मदर या फादर, कोई भी इंडियन है या इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो उसे भी क्या कहते हैं, इस बच्चे को भी इंडियन कंसिडर किया जाएगा। अब थर्ड इसकी शर्त ये है, एनीवन हु हैड बीन एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर मोर देन 5 years टू वॉज एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। मतलब जो व्यक्ति 5 साल से ज़्यादा या 5 साल तक इंडिया में रहा है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया का, तो वो भी अपनी सिटीजनशिप के लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए आर्टिकल 6 जो है ये बात करता है उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में जो पर्सन हु हैव माइग्रेटेड इन टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, इन लोगों की बात करता है आर्टिकल 6, ठीक है। ये कहता है, ये उन लोगों के राइट्स की बात करता है जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आए। देखिए आपको पता ही होगा, इंडिया डिवाइड हुआ था 1947 में। उसके बाद कुछ भी आया, उसके बाद माइग्रेशन चलता रहा था। 1950 के बाद तक भी माइग्रेशन चलता रहा था, काफ़ी टाइम तक माइग्रेशन चलता रहा था। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनके बारे में बात कराया जा रहा है ये आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 7 कहता है, आर्टिकल 7 उन लोगों के राइट्स की बात करता है जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेंट हो गए, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है। ये आर्टिकल 7 जो है उन लोगों की बात करता है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 8 कहता है प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हुज ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब लेट्स सपोज ये व्यक्ति इंडियन है, ठीक है, लेकिन ये अब्रॉड में रह रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है। तो आर्टिकल 8 उन लोगों की सिटीजनशिप की बात करता है जो हैं तो इंडियन मगर रह दूसरे देश में रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आर्टिकल 9 बात करता है, आर्टिकल 9 कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी पर्सन वॉलेंटरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कोई व्यक्ति अगर वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले तो फिर वो इंडियन नहीं रहेगा। देखिए इस इमेज के थ्रू आपको इलस्ट्रेट हो रहा होगा,
ये इंडियन पासपोर्ट है और ये व्यक्ति अमेरिका का पासपोर्ट अपनी मर्जी से ले रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 10 कहता है इट सेज दैट एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल subject to the provision of any law that may be made by parliament continue to be such citizen। देखिए इसे सिंपल से इतना समझिए, सपोज ये व्यक्ति है ये इंडियन है, तो आर्टिकल 10 कहता है अगर कोई व्यक्ति इंडियन है तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 11 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन with respect to the acquisition and the termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। देखिए इसको ज़्यादा हम इसी लैंग्वेज में समझते हैं। ये जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट को पावर देता है सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर पर लॉज बनाने की। अभी आपने देखा होगा CANRC जो था ये पार्लियामेंट ने अपनी इसी पावर को इस्तेमाल किया था, जो कि पावर पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल ने दिया है, आर्टिकल 11 ने दिया है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप को लेकर कोई भी लॉ बना सकती है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट कौन से ईयर में पास किया था, तो ये था 1955 में। अब देखिए आपको पता होगा कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टेट की भी सिटीजनशिप है और आपके पास फिर इंडिया की भी सिटीजनशिप है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के नागरिक हैं फिर आप वो भारत के भी नागरिक हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ क्या कहते हैं अमेरिका पर होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट से मिलकर देश बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या था, पहले देश बना था फिर स्टेट बने थे इंडिया में। ठीक है, अब ये कुछ दूसरा क्वेश्चन कहता है सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। मतलब कौन सी कंट्री से सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो इंडिया ने लिया है। तो एक तो ब्रिटेन है और दूसरी कनाडा। तीसरा क्वेश्चन है द सिटीजनशिप, वो ये क्या कहते हैं रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर 4 कहता है ड्यू टू एन एक्सेसिव नंबर ऑफ रेफ्यूजीज इनकमिंग टू इंडिया from Sri Lanka and Bangladesh, the Citizenship Act 1955 was amended, and citizenship by birth was conferred on those who have been born on or after January 26, 1950 and तो इसका आंसर होगा जून 30, 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर करने की जो कंडीशंस है वो क्या क्या है। तो पहले तो डोमिसाइल, आपका घर होना चाहिए, परमानेंट होम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डिसेंडेंट आप इसको एक तरह से बाय बर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है रजिस्ट्रेशन, आप खुद को रजिस्टर करके भी इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं। आप खुद को रजिस्टर करके भी इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। देखिए अभी मैंने आपको आर्टिकल 8 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। देखिए अभी मैंने आर्टिकल आपको 8 में बताया था, ये रहा प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब जो व्यक्ति इंडियन है मगर वो बाहर रह रहे हैं, तो ये कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो ये आर्टिकल 8 बात करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द PIO कार्ड वॉज लॉन्च्ड। ये PIO कार्ड क्या है, ये इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड। तो ये कौन सी ईयर लॉन्च किया गया था, ये हाँ, ये PIO कार्ड जो था ये कौन सी ईयर लॉन्च किया गया था, ये 1999 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
देखिए सबसे पहले यही आर्टिकल पढ़ा था हमने, जो कहता है, जो बात करता है, इट प्रोवाइड सिटीजनशिप टू द सिटीजन ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 5, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। हेयर इट इज़, हेयर इट इज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि राइट ऑफ मैन जो है और एंड द सिटीजन्स जो हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन इन इंडिया कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सपोज़ कोई व्यक्ति है जो इंडियन है, तो उसकी जो नागरिकता है उससे कब नहीं छीनी जा सकती। तो एट द टाइम ऑफ द वॉर, टर्मिनेशन मतलब ख़त्म करना, ठीक है। तो उसकी नागरिकता कब ख़त्म नहीं की जा सकती, एट द टाइम ऑफ द वॉर। सपोज़ भारत में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, सपोज़ भारत में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो उस टाइम पर जो उस व्यक्ति की नागरिकता है उससे नहीं ली जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन अ पर्सन लॉस्ट हिज सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडिया में एक व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप कब खो सकता है। तो पहला आंसर होगा इसका व्हेन ही एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप, ठीक है, आर्टिकल 9 जिसके बारे में बात करता है। व्हेन ही रिनाउंस द सिटीजनशिप, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट डिप्राइव सिटीजनशिप फॉर सम रीज़न, जब गवर्नमेंट उसकी नागरिकता छीन ले किसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल सिटीजनशिप इज़ एक्सेप्टेड बाय विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा यूएसए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पहले स्टेट थे फिर देश बना, यहाँ पे पहले देश बना है फिर स्टेट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और ये एनडीए में भी पूछा गया है 2007 में। इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है, जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल 11 में कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि सिटीजनशिप को से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन पर लॉ बना सकती है वो। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल इम्पॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 सिटीजनशिप से डील करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है CDS 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डोमिसाइल मीन्स, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि डोमिसाइल मतलब क्या होता है। डोमिसाइल मतलब होता है परमानेंट होम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कॉज फॉर लॉजिंग वन सिटीजनशिप इन इंडिया। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, GPSC 2013 में पूछा गया है, तो आप इसको एक बार देख भी लीजिएगा, ठीक है। इसमें वही सेम चीज़ है। पहला इसका कॉज होगा वन सरेंडर हिज सिटीजनशिप, कोई अपनी सिटीजनशिप सरेंडर कर दे। दूसरा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रॉ हिज सिटीजनशिप, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उससे उसकी नागरिकता ले लें। तीसरा है वन एक्सेप्ट सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज़, मतलब वही कि अपनी मर्ज़ी से दूसरे देश की अगर कोई सिटीजनशिप अक्वायर कर ले तो फिर वो इंडिया का नागरिक नहीं रह जाता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।